कांग्रेस इस तरह के संकट पहले भी देख चुकी है और आजादी के बाद से पार्टी 50 बार टूट चुकी है। 50 बार, यानी इस हिसाब से औसतन हर 18 महीने में कांग्रेस में कोई ना कोई राजनीतिक उठापटक होती है और पार्टी का एक धड़ा उससे अलग हो जाता है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस का मौजूदा संकट कई मायनों में पहले से बहुत अलग है। इसे आप 4 पॉइंट्स में समझिए। पहला बड़ा पॉइंट है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस लगातार सीधे 7 वर्षों से सत्ता से बाहर है और पार्टी में मनमुटाव और राजनीतिक टकराव की भी ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मूल रूप से सत्ता की पार्टी है, सत्ता में रहने वाली पार्टी है। ये वो पार्टी है, ये तभी जिंदा रह सकती है, ये वो नेता हैं, ये तभी जिंदा रह सकते हैं जब ये सत्ता में रहें। इनको पूरी ताकत जो है वो सत्ता से ही मिलती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो मूल स्वभाव है वो विपक्षी पार्टी का है ही नहीं। ये लोग विपक्ष में बैठ नहीं सकते ज्यादा समय तक, तो बिल्कुल नहीं। और अब इन्हें 7 साल हो चुके हैं, इसलिए इनका दम घुट रहा है और धैर्य की कमी है। इससे पहले वर्ष 1996 से 2004 तक कांग्रेस सबसे ज्यादा 8 वर्षों तक सरकार से बाहर रही थी। हालांकि तब 1996 से 98 तक देश में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और इस सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से सरकार से बाहर हो गई थी। वो बाहर जरूर थी, समर्थन दे रही थी और कांग्रेस के नेताओं को कोई तब समस्या नहीं आई थी, क्योंकि उनके सारे काम तब सरकार से हो जाया करते थे। असल में पूरी कांग्रेस की जो व्यवस्था चलती है वो चलती है कि उसके बड़े बड़े नेताओं के काम होने चाहिए। वो जो चाहें वो काम उन्हें मिल जाए, वो जो चाहें उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उनके फॉलोअर्स को बड़े बड़े काम और कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहें, उनकी सुरक्षा बरकरार रहे, उनके बंगले बरकरार रहे और उनका जो एक स्टेटस है सामाजिक जीवन में वो बरकरार रहे। अगर वो जाने लगता है तो फिर कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े बड़े, उनका दम घुटता है। मान लीजिए अगर उनके बंगले उनसे ले लिए जाएं, अगर उनसे उनकी सुरक्षा ले ली जाए, उनसे उनका जो पूरा स्टेटस है पद ले लिया जाए और अगर वो संसद से भी बाहर बैठ जाएं, तब उन्हें बहुत समस्या होती है। और ये समस्या कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आज़ाद भारत में महसूस की है, जब उसके लोग पार्लियामेंट से भी बाहर बैठे हैं। और क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर हैं तो बंगले भी छूट गए, सुरक्षा भी छूट गई और अब उनके कहने पर सरकार में कोई काम भी नहीं करता उनके, इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। दूसरा पॉइंट, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक हार मिली है। यह हार ही पार्टी को गतिरोध की तरफ ले गई है। तीसरा पॉइंट, भारत के सिर्फ 3 राज्यों में अब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें बची हैं। ये राज्य हैं पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन राज्यों की कांग्रेस इकाइयों में भी काफी झगड़ा है। आप जानते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री गांधी परिवार की बात सुनते नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो अपने हिसाब से चलते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत और पायलट के बीच में लड़ाई चल रही है। और अगर आप देखें तो 2014 के चुनाव में 44 सीटें मिली थी और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली थी। ऐसी स्थिति, ऐसी बुरी हालत कांग्रेस ने कभी देखी नहीं। इसलिए उनके नेताओं को भी, उनके पास भी कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो उससे कैसे बाहर निकलें। आखिरी बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता उसकी नीतियों और फैसलों की आलोचना कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। 1969, 1977 और 1999 के कांग्रेस के संकट में अहम बात यह थी और अलग बात यह थी कि उस समय कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के पास नहीं था, गांधी नेहरू परिवार के पास नहीं था, दूसरे लोग पार्टी चला रहे थे, तब उनके खिलाफ बगावत हुई थी। लेकिन यह पहली बार ऐसा है कि इस बार गांधी नेहरू परिवार ही पार्टी चला रहा है और ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये भी उनसे ही पूछे जा रहे हैं। ये वो सारी बड़ी वजहें हैं जिनसे पता चलता है कि कांग्रेस का मौजूदा संकट कई मायनों में पहले के संकट से काफी अलग है। पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस का अंदरूनी लोकतंत्र कैसे एक परिवार के हाथ में चला गया, इसे अब आप कुछ आंकड़ों से समझिए। और हम हवा में कोई बात नहीं करते, हमेशा आंकड़े आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं और आप भी इन आंकड़ों को देखिए, समझिए। वर्ष 1950 से 2020 तक, यानी पिछले 70 वर्षों में 39 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद गांधी नेहरू परिवार के पास रहा है। अगर बात सिर्फ पिछले 40 वर्षों की करें तो 40 में से 32 साल तक
कांग्रेस की कमान गांधी नेहरू परिवार के पास रही, जिनमें राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 40 वर्षों में गांधी परिवार के बाहर के सिर्फ 2 नेता ही कांग्रेस में अध्यक्ष पद तक पहुंच पाए। पहले थे पीवी नरसिम्हा राव और दूसरे थे सीताराम केसरी। और इन दोनों नेताओं को ही बाद में किस तरह से अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाला गया, ये आज आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव तो पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पार्थिव शरीर को पार्टी के कार्यालय में भी रखने की इजाजत नहीं दी गई। उनके लिए दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी गई। उनके लिए कोई स्मारक बनाने की इजाजत नहीं दी गई और इसलिए उन्हें वापस आंध्र प्रदेश उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि दिल्ली में जो स्मारक बनाने की जो जगह है वो सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के सदस्यों के लिए ही है। सोनिया गांधी जो 1998 में ही भारत की सक्रिय राजनीति में आई थी, वो मौजूदा समय में कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली इकलौती नेता हैं। लगातार 1998 से 2017 तक यानी 19 साल तक कांग्रेस की कमान उनके पास रही और इस समय भी वो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। अब देखिए कि भारत के उन नेताओं के बारे में जिन्होंने गांधी नेहरू परिवार का विरोध करने की हिम्मत की और इसकी वजह से उनका राजनीतिक करियर या तो समाप्त हो गया या भारतीय राजनीति में वो कहीं गायब हो गए, गुम हो गए। और ये सारी जो अब बातें हम आपको बताने वाले हैं, गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को ये बातें याद रखनी चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं वो ये सब चीज़ें जानते होंगे, समझते होंगे, और जब ये हो रहा था तब वो खुद इस पार्टी में बैठे हुए थे और जब ये सब कुछ हो रहा था, ये नाइंसाफ़ी हो रही थी, तब उन्होंने भी चुप्पी साधी हुई थी, तब वो भी बोले नहीं। इसलिए आज जब उनके साथ ये हो रहा है, ये तो समय का चक्र है। एक ज़माना था जब ये सब पीवी नरसिम्हा राव के साथ हुआ, सीताराम केसरी के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ हुआ, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद लॉयल बने रहे, बोले नहीं। कपिल सिब्बल बोले नहीं, आनंद शर्मा चुप बैठे रहे, ये सोचकर कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। वो ये नहीं सोच पाए कि एक दिन उनके साथ भी यही होगा। इसलिए सबसे पहला उदाहरण है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का। उन्होंने राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को बहुत स्थिर नेतृत्व दिया, 5 साल तक सरकार चलाई। इसके बावजूद जब दिसंबर 2004 में उनकी मृत्यु हुई तब उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। यही नहीं, उस समय उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं हुआ। तब पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार हैदराबाद में ले जाकर करना पड़ा। सोनिया गांधी जब वर्ष 1998 में भारत की सक्रिय राजनीति में शामिल होने वाली थी, उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो पार्टी के बड़े दलित नेता थे, लेकिन गांधी परिवार के करीबियों ने सीताराम केसरी को पहले अध्यक्ष पद से हटाया, अपमानित करके जबरदस्ती, और फिर कांग्रेस के दफ्तर से भी उनका सामान उठाकर फेंक दिया। इसी तरह 1999 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार, पीए सांगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का सवाल उठाया, जिसके बाद इन तीनों नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया। यह अलग बात है कि आज ये सब कांग्रेस के साथ मिलकर, पीए सांगमा तो नहीं रहे, लेकिन शरद पवार कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं महाराष्ट्र में। 84 में राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह को भी गांधी परिवार के खिलाफ बोलना महंगा पड़ा था। उस समय वीपी सिंह ने जब बोफोर्स पर सवाल उठाए तो राजीव गांधी ने उन्हें पहले कैबिनेट से बाहर निकाला और बाद में उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। हालांकि बाद में वीपी सिंह कांग्रेस विरोधी पार्टियों के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने और 1 साल तक उन्होंने सरकार भी चलाई। इस सूची में आरिफ मोहम्मद खान भी हैं, जिन्होंने 1986 के शाहबानो मामले में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के फैसले की आलोचना की थी। इसके बाद उन्हें भी पार्टी से निकाल दिया गया। अगर इंदिरा गांधी की बात करें तो उनकी राजनीति के दौरान ऐसा 2 बार हुआ जब कांग्रेस संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक 2 धड़ों में बटा और पार्टी को विभाजन का संघर्ष देखना पड़ा। 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ, तब नए राष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पर इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को ही विभाजित कर दिया था। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी की जगह निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन किया और वीवी गिरी उनके समर्थन से जीत भी गए। इस वजह से तब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया और इंदिरा गांधी ने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर नई पार्टी बना ली और इस पार्टी का नाम था कांग्रेस आर। यही नहीं, इमरजेंसी हटने के बाद जब
77 के आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी तो कांग्रेस के बड़े नेता वाई चव्हाण और के ब्रह्मानंद रेड्डी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और इसकी वजह से तब कांग्रेस का बंटवारा हो गया और बाद में इंदिरा गांधी कांग्रेस आई के नाम से इस पार्टी को चलाती रही। यही नहीं, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौर में भी कांग्रेस का चरित्र ऐसा ही था। तब 1951 में भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था और इसकी वजह थी हिंदू कोड बिल पर नेहरू का समर्थन न मिलना। इसके अलावा भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच भी कई मुद्दों पर टकराव था और इसी वजह से शायद सरदार पटेल को उनकी मृत्यु के 41 वर्षों के बाद मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने यह पुरस्कार प्रधानमंत्री रहते हुए ही यह सम्मान अपने आप को दे दिया था। उन्होंने 1955 में ही अपने आप को भारत रत्न दे दिया था। कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी देखिए। कांग्रेस के नेता और खुद राहुल गांधी अक्सर लोकतंत्र की बात करते हैं और सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस आज पूरी तरह सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त है। इसे आप इस नक्शे से समझिए। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ गठबंधन है और कांग्रेस हाल ही में बने गुपकार अलायंस का भी हिस्सा है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर लिया। असम में कांग्रेस का गठबंधन AIUDF के साथ है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। केरल में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का रिश्ता है। यह वही मुस्लिम लीग पार्टी है जिसने 1947 में भारत के बंटवारे की नींव रखी थी। आंध्र प्रदेश में 2012 तक कांग्रेस का OSC की पार्टी के साथ गठबंधन था। कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने SDPI के साथ अनौपचारिक गठबंधन किया था, जिसके तहत SDPI ने कांग्रेस के खिलाफ अपने सभी उम्मीदवारों को वापस ले लिया था। ये पार्टी उसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की इकाई है जिस पर दिल्ली में दंगे भड़काने के कई गंभीर आरोप हैं। और पंजाब में भी एक समय शिरोमणि अकाली दल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला को अपना समर्थन दे दिया था। उस समय ऐसा करना इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। तो ये था कांग्रेस का विश्लेषण और इस समय कांग्रेस काफी बुरी स्थिति में है। हम तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से इतना ही कहना चाहेंगे कि जो बयान वो बाहर जाकर कहते हैं, 2-3 शब्द अगर वो पकड़ लें, अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर वो अपनी पार्टी में सबके लिए बराबर दे दें तो कांग्रेस पार्टी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर कांग्रेस पार्टी सचमुच में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कर ले तो भी उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अगर कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से दूर हो जाए तो भी वो वापसी ज़रूर कर सकती है। और आप सोचिए, अगर मेरे जैसा व्यक्ति स्टूडियो में यहाँ बैठकर आसानी से ये 3 चीज़ें समझ सकता है, अगर ये बात गुलाम नबी आज़ाद को समझ में आ रही है, आनंद शर्मा को समझ में आ रही है, कपिल सिब्बल को समझ में आ रही है और उनके साथ उन 23 और दूसरे नेताओं को समझ में आ रही है जो लगातार गांधी परिवार को समझा रहे हैं, तो फिर ये बात गांधी परिवार को समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये यक्ष प्रश्न है। इसके बारे में पूरे देश को भी सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। अब आने वाले समय में फिर से चुनाव आने वाले हैं और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे तो आपको वोट अपना कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी आपको अच्छे विचार आएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.